हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है आर्म्स एंड द मैन, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसे एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहा जाता है। इसी प्ले को हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एक एडवाइस है, वो ये है कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, यूजीसी नाइट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके डे में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में 1 आवर आप डेली निकाल लीजिए कि इस 1 आवर को हमें डेली डिवोट करना है और वीडियो देखना है डॉक्टर रंजीत सिंह का। मैं डेली एटलीस्ट पूरी कोशिश करूंगा, अगर मैं स्वस्थ हूं और सब कुछ ठीक ठाक है तो 1 आवर का एक वीडियो डेली लेकर आऊँगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स लिटरेचर से जुड़े हुए हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और डेली उन्हें कम से कम एक बढ़िया सा टॉपिक मिल जाए स्टडी करने को। और आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, आप कहीं पार्क में बैठे हैं, आप जो चाहे कर रहे हैं, 1 आवर किसी भी समय जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं डेली शाम को, उसे आप देखें। उस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये प्ले है आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ का प्ले है और ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था स्टेज पर एवेन्यू थिएटर में 1894 को। जीबी शॉ के प्लेस थे प्लीजेंट प्लेस और अनप्लीजेंट प्लेस, तो उनमें प्लीजेंट प्लेस में ये लिस्टेड है और 1898 में ये पब्लिश हुआ था। पब्लिश का मतलब होता है इन द बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था, लेकिन जब लिखा गया था तो स्टेज पर परफॉर्म पहले ही हो गया था 1894 21 अप्रैल को। ये कॉमेडी है और सटायर की बात है। इट इज़ ए सटायर ऑन लव एंड वॉर। जो रोमांटिक नोशंस ऑफ लव एंड रोमांटिक नोशंस ऑफ वॉर हैं, उन पर ये एक सटायर है, इसीलिए एक कॉमेडी है। जीबी शॉ। कुछ बातें मैं और आपसे डिस्कस कर लूँ वो ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये प्ले जो है ना वो बॉल्कन कंट्रीज़ के बारे में है। बॉल्कन कंट्रीज़ का मतलब जिसमें सर्बिया है, बल्गेरिया है, ऑस्ट्रिया है। तो पहले आप ये जान लें कि बॉल्कन कंट्रीज़ क्या हैं। देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये चारों तरफ, इसके बीच में जो भी कंट्रीज़ हैं ये बॉल्कन कंट्रीज़ हैं। इसके बीच में जो भी कंट्रीज़ आते हैं, यहाँ शायद बॉल्कन माउंटेन की एक रेंज है जो बहुत बड़ी है, चारों तरफ से घेरे हुए है इन कंट्रीज़ को, इसीलिए इन्हें बॉल्कन कंट्रीज़ कहा जाता है। इसी में जो मेजर कंट्रीज़ यहाँ पर जिनके बीच में वॉर दिखाया गया था 1885 में, बैकग्राउंड में जो है इस प्ले की, वो है एक सर्बिया, ये जो आपको दिख रहा है ये सर्बिया एक कंट्री है, ये है, और दूसरा है बल्गेरिया, जहाँ रैना, मेजर पेटकॉफ ये बिलोंग करते हैं, ये बल्गेरिया है। और दोनों नेबरिंग कंट्री हैं आपस में, ये उनका बॉर्डर शेयर करता है। बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया है, आप देख रहे हैं। और मेजर पेटकॉफ का जो हाउस है वो लिखा है कि इन बॉल्कन माउंटेन्स की रेंज वहाँ से दिखाई देती है। और ड्रैगमन पास, वहाँ एक वर्ड लिखा है। पास का मतलब होता है माउंटेन्स के बीच में जो एक नीचा स्थान होता है, जिसे दर्रा वगैरह कहते हैं, जहाँ से इस पार से उस पार जा सकते हैं माउंटेन, ठीक है ना, उसे पास कहते हैं। तो मेजर पेटकॉफ का घर जो है वो ड्रैगमन पास के पास में है, और ड्रैगमन पास यहीं पर दिखाया गया है कि सर्बिया के बॉर्डर पर ही जो है बल्गेरिया में, यहाँ पर ड्रैगमन पास है, जो ड्रैगमन पास के नाम से फेमस है। और वहीं पर मेजर पेटकॉफ अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैं यहाँ पर ड्रैगमन पास लिखूंगा तो शायद दिखाई दे, ड्रैगमन पास बल्गेरिया, सॉरी, यस, ड्रैगमन पास बल्गेरिया। ये ड्रैगमन पास यहाँ पर है और ये सर्बिया का बॉर्डर है। तो यहीं पर कोई टाउन है, एक स्मॉल टाउन लिखा है उसमें, जहाँ मेजर पेटकॉफ अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहीं पास में ड्रैगमन पास है और जो बॉल्कन माउंटेन्स हैं उनकी रेंज वहाँ से दिखाई देती है। रैना जो इवनिंग में है, नाइट में उस समय, अब वो देख रही, वहाँ से पीक्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं मूनलिट नाइट में, और वो स्नोफॉल वहाँ
हुआ है तो वाइट जो एक चादर है, शीट है स्नो की, वो फैली हुई है चारों तरफ। कुछ चीज़ें और देख लीजिए, वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि बल्गेरिया को बैक किया जा रहा था रसिया के द्वारा। बल्गेरिया को बैक कर रहा था, पीछे से सपोर्ट कर रहा था युद्ध में रसिया। जो ये सारे कंट्रीज हैं इधर, ये उस समय रसिया के यूएसएसआर में आते थे, अनडिवाइडेड रसिया जो था उसी में आते थे। वो इधर से बल्गेरिया की सपोर्ट कर रहा था, और ये सर्बिया जो है, सर्बिया की सपोर्ट पीछे से ऑस्ट्रिया कर रहा था। तो ये चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है कि बल्गेरिया की सपोर्ट रसिया कर रहा था इधर से, ये सारे ये यूक्रेन वगैरह सारे यूएसएसआर में आते थे, रशिया में ही आते थे पहले, और इधर सर्बिया की सपोर्ट पीछे से ऑस्ट्रिया कर रहा था। इस तरीके से डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व थे सर्बिया और बल्गेरिया, जो कि नेबरिंग कंट्री हैं, और लेकिन पीछे से सर्बिया की सपोर्ट ऑस्ट्रिया कर रहा था और बल्गेरिया की सपोर्ट इधर से रसिया कर रहा था। ये सारी चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई होंगी तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि हाँ ये हुआ क्या था और किस किस के बीच वॉर चल रहा था। ये पास में रोमानिया है, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट है, रैना उसका भी नाम लेती है, कहती हैं हम लोग बुखारेस्ट जाते हैं, वहाँ स्टेज परफॉर्मेंस और प्ले वगैरह की परफॉर्मेंस होती है, वहाँ हम जाते हैं देखने के लिए। ये बुखारेस्ट है जिसका जिक्र होता है, वो रैना कहती है बुखारेस्ट में, क्लियर। और बल्गेरिया जो है उसकी कैपिटल सोफिया है, इसका भी जिक्र होता है यहाँ पर। अब आइए प्ले स्टार्ट करते हैं। ये है प्ले हमारा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी था इस प्ले से रिलेटेड। आर्म्स एंड द मैन जो है एक कॉमेडी है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं इसे। जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, जो कि आयरिश ड्रामाटिस्ट थे। इसका जो टाइटल है प्ले का, टाइटल प्ले की बात करें हम तो जो वर्जिल हैं पोइट, रोमन पोइट वर्जिल, उनके एपिक एनियड से लिया गया है। और एनियड में एक जो लाइन है वो ये है, ये चूँकि उसी लैंग्वेज में है लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई से। मैं आर्म्स के बारे में, आर्म्स का मतलब वेपन्स होता है, मैन का मतलब पीपल जो हम लोग हैं, इनके बारे में मैं गा रहा हूँ। यहीं से ये लाइन लिया गया है, टाइटल ली गई है आर्म्स एंड द मैन, इतना उठा लिया गया है टाइटल के रूप में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जहाँ एमसीक्यूज के रूप में पूछा जाता है। मेंस में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो भी आपको ये लाइन लिखनी है कि आर्म्स एंड द मैन का टाइटल यहाँ से लिया गया है, जो कि वर्जिल के एपिक एनियड से लिया गया है। ये प्ले जो है बहुत ह्यूमरसली क्रिटिसाइज करता है वॉर को और फॉल्स हीरोइज्म को, क्योंकि सर्जियस जो है उसे हीरो ऑफ द वॉर के रूप में ट्रीट किया जाता है रैना के द्वारा और उसकी मदर के द्वारा। लेकिन जब बाद में हकीकत पता लगती है तो उन्हें पता लगता है दैट वाज ए फॉल्स हीरोइज्म। जो उसने एक्ट किया था वो स्टूपिडिटी थी, मूर्खता थी। मशीन गन्स की बहुत बड़ी एक बैटरी के सामने, एक बहुत बड़ी रेजिडेंट के सामने, कैवलरी घुड़सवार सेना जिनके हाथ में तलवारें रहती हैं, ऐसी सेना को लेकर अटैक कर देता है, तो वो मूर्खता थी। इसकी जो थीम है प्ले की वो है लव एंड वॉर, रोमांटिक नोशंस अबाउट लव एंड वॉर, ये थीम है इस प्ले की। जी बिशप वांटेड, चाहते थे टू शो दैट सोल्जर्स आर नॉट ऑलवेज ब्रेव। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, युद्ध में ब्लंट सली का जो एस्पेक्ट रहता है वॉर में, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। सर्जियस की जो अप्रोच रहती है वॉर को लेकर और रैना की जो अप्रोच रहती है वॉर को लेकर, वो रोमांटिक है। और रोमांटिक का मतलब यही है जो रियलिटी से बहुत दूर है, इमेजिनरी है। ब्लंट सली कहता है रैना से, कहता है यू कैन ऑलवेज टेल अ सोल्जर बाय लुकिंग एट इट्स हॉल्स्टर। वो रिवॉल्वर का जो कवर होता है उसको देखकर आप पहचान सकते हो कि ये एक्सपीरियंस सोल्जर है, यंग सोल्जर है। वो कहती कैसे, कहता है जो यंग सोल्जर्स होते हैं दे कैरी बुलेट्स एंड गन्स, वेयर एज द ओल्ड सोल्जर्स दे ऑलवेज कैरी फूड, बिकॉज इन वॉर फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एमुनिशन। गोले बारूद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फूड। तो ये दोनों की अप्रोचेस हैं अलग अलग तरीके से। जीबी शॉ भी यही दिखाते थे कि सोल्जर्स आर नॉट ऑलवेज ब्रेव। कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं दे लुक एट द प्रैक्टिकल साइड ऑफ वॉर। और प्रैक्टिकल साइड ऑफ वॉर यही है कि
युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता है। वॉर इज अ नेसेसरी इविल। युद्ध वास्तव में अगर देखा जाए तो भले ही कितना जरूरी हो, लेकिन ये लेकर हमेशा डिस्ट्रक्शन, बर्बादी ही आता है। इसलिए जीवी सौ कहते हैं वॉर्स आर ऑलवेज, ऑफन, इक्वल टू ऑलवेज, पॉइंटलेस, मीनिंगलेस, पर्पजलेस। इससे हानि ही होती है, नुकसान ही होता है। और सोल्जर्स हमेशा बहादुर नहीं होते हैं, कई बार वो अपनी जान बचाने के लिए भाग भी जाते हैं। ब्लंटली उनको एक्सपीरियंस्ड कहता है, दे आर एक्सपीरियंस्ड वंस। दिस प्ले वॉज अ मेजर सक्सेस ऑफ जीबी शॉ। स्टेज पर ये बहुत सक्सेसफुल रहा, लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि उसी समय बैकग्राउंड में 1885 में बल्गारिया और सर्बिया का युद्ध हो चुका था। उसके बाद में ही ये प्ले लिखा गया था और ये 1894 में परफॉर्म हुआ था, जस्ट 9 ईयर्स के बाद। जीबी शॉ ने ये प्लेस लिखा था 19th सेंचुरी में, जब रोमांटिक आइडिया जो थे वॉर के बारे में बहुत कॉमन थे, सब रोमांटिक नोशंस रखा करते थे वॉर के बारे में। इसमें कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात कर लें हम, ताकि फिर प्लॉट वगैरह जब हम डिस्कस करें तो हर चीज़ आपकी समझ में आ जाए, ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर कौन है। और हम इस प्ले की बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम इस प्ले की बैकग्राउंड के बारे में पहले बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो आप ध्यान दीजिए, इस प्ले की बैकग्राउंड ये है कि इस प्ले की जो सेटिंग है वो है 1885 सर्बिया और बल्गारिया के बीच जो वॉर हुआ था, उसके दौरान ये प्ले सेट है। बहुत सारी कहानी इसमें पेटकॉफ के फैमिली होम में होती है। उनका होम है बल्गारिया में, वो बल्गारिया के नेटिव्स हैं और आर्मी में हैं, मेजर की पोस्ट होल्ड करते हैं, मेजर पेटकॉफ, ये उनका परिवार है। और उनके परिवार में 3 पीपल हैं और 2 सर्वेंट्स हैं। तो ये जो वॉर है, कौन सा वॉर, 1885 का सर्बो बल्गारियन वॉर, ये बैकग्राउंड में है इस प्ले की, ये बैकड्रॉप में है इस कॉमेडी की। और जो कैरेक्टर्स के एक्शंस होते हैं इस प्ले में, सबकी बैकग्राउंड में यही वॉर है। और ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए, ये प्ले बिगिन होता है आफ्टर द बैटल ऑफ स्लिबिंजा। ध्यान दीजिए, बल्गारिया का जो वॉर हुआ था उसमें एक प्लेस है स्लिबिंजा, ठीक है ना, ये प्लेस है स्लिबिंजा। जैसे एक वॉर होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, उसमें छोटे छोटे से युद्ध होते हैं कई जगह पर, तो ये जो बैटल दिखाया है 3 डेज वॉर रहता है स्लिबिंजा में, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये प्ले स्टार्ट होता है। और ये कब हुआ था बैटल ऑफ स्लिबिंजा, ये भी मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। ये जो आप विकिपीडिया में देखेंगे तो वहाँ एस लिखा है, जीवी सॉ ने यहाँ पर जेड लिखा है। ये जो बैटल ऑफ स्लिबिंजा है ये बल्गारियन आर्मी के बीच में और सर्बियन आर्मी के बीच में फाइट किया गया था। और कब, 3 डेज चला था, 17 to 19 नवंबर 1885, 3 डेज चला था ये। और इस वॉर में क्या हुआ था, बल्गारिया वॉन द बैटल, बल्गारिया ने युद्ध जीत लिया था। ये एक छोटा सा हिस्सा था, 3 डेज वॉर था एक बहुत बड़े युद्ध का। वो बहुत बड़ा युद्ध क्या था, वो था सर्बो बल्गारियन वॉर। ये इसको हम सर्बियन बल्गारियन वॉर भी कहते हैं। ये सर्बिया के बीच में, पूरे देश के बीच में, और दूसरी तरफ बल्गारिया के बीच में हुआ था। 14 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 28 नवंबर को समाप्त हुआ था। उसी का ये एक छोटा सा हिस्सा है द बैटल ऑफ स्लिबिंजा। आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं मेन कैरेक्टर्स पर। ये मैंने बैकग्राउंड थी जो कि आपको बतानी थी मुझे। अब कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एक एक बात हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक कैरेक्टर को बहुत बेहतर तरीके से। रेना पेटकॉफ, सी इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। वो इस प्ले की हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है, कुछ भी कह लीजिए, है ना, मेन कैरेक्टर है वो, इसकी लीडिंग कैरेक्टर है इस प्ले की। वो एक यंग बल्गारियन वूमन है। वो खुद लास्ट में बताती है कि उसकी एज 23 ईयर्स है, ठीक है ना। लास्ट में खुद ब्लंटली को बताती है, जब वो कहता है यू मस्ट हैव बीन ए स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ 17-18 ईयर्स, तो वो खुद अपनी एज बताती है कि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। और वो वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती है। रैना को बहुत भाई प्राइड है इस बात पे कि उसका हाउस जो है हेल्दी, वो वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ बल्गारिया, कहता है तुम यू आर इन द हाउस ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ बल्गारिया। तो उसे बड़ा प्राउड फील होता है कि वो बहुत अमीर हैं। कहता है इस टाउन में हम ही एक ऐसे हैं जिनके घर डबल स्टोरी है। आप समझ रहे होंगे। तो वो सी होल्ड्स रोमांटिक नोशंस अबाउट वॉर एंड लव।
इसीलिए उसका जो फियांसे है, जिसके साथ इंगेजमेंट हो गई है, उसका नाम है सर्जियस, मेजर सर्जियस सेरेनॉफ। सर्जियस सेरेनॉफ उसका पूरा नाम रहता है। वो उसके बारे में कि वो बैटल में जाएगा तो अपने आप को हीरो प्रूव करेगा, इस सब को लेकर उसके मन में रोमांटिक नोशंस रहती हैं और वो वर्शिप करती है उसको वॉर हीरो की तरह। उसके मन में रोमांटिक नोशंस हैं, आइडियल व्यूज़ हैं वॉर को लेकर। लेकिन बाद में जो उसकी ये रियलिटी है, रोमांटिक नोशंस जो हैं, जब रियलिटी उसे पता लगती है तो वो शैटर्ड हो जाते हैं उसके आइडियाज़। कब? जब ब्लंटसली उसे हकीकत बताता है सर्जियस के बारे में कि युद्ध कैसे जीता उसने। रैना बिल्कुल फर्स्ट सीन में सबसे पहले रैना ही है कि जो कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने आती है। वो बालकोनी में दिखाई है, अपने बालकोनी में बाहर खड़े हुए और बॉल्कन माउंटेन्स को एंजॉय कर रही है। सी इज़ अ यंग लेडी, राइटर कहता है वो यंग लेडी है और रोमांटिक ब्यूटी को एंजॉय कर रही है नाइट की, अर्थात नाइट का सीन है सबसे पहला। और वो यंग है, स्नोई बॉल्कन्स माउंटेन्स को गेज कर रही है जो स्नो कवर्ड है। अर्थात आप समझ जाइए नवंबर का मंथ है, विंटर सीजन वहाँ पर चल रहा है, स्नोफॉल हुआ है बहुत सारा। और वो जब प्ले स्टार्ट होता है तो नाइट गाउन वेयर किए हुए हैं और ऊपर से अपना एक ओवरकोट टाइप का पहने हुए। ब्लंटसली जो है, ध्यान दीजिएगा, वो अपनी एज बताती है ब्लंटसली को खुद। ब्लंटसली सोचता है कि 17 ईयर्स के आसपास आपकी एज होगी। कहता आई होप, मुझे लगता है यू लुक लाइक अ स्कूल गर्ल ऑफ 17। तो वो कहती है बाद में कि आई एम ए वूमन ऑफ 23। तो ये अपना परिचय खुद देती है रहना कि वो 23 ईयर्स ओल्ड है, ये उसकी एज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस प्ले में ब्लंटसली है। जहाँ तक हम मेल कैरेक्टर्स की बात करें तो उनमें कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर है इस प्ले में तो वो है ब्लंटसली, कैप्टन ब्लंटसली। कैप्टन ब्लंटसली। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, वो क्या है, स्विट्जरलैंड को बिलोंग करता है, वो स्विस है बाई बर्थ। और क्या है, मर्सिनरी सोल्जर। ये मशीन गन्स, जो मशीन गन्स की बैटरी होती है, बड़ी सी टुकड़ी होती है, उसमें एक सोल्जर है और वो सर्बियंस की तरफ से लड़ाई कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये सर्बियंस जो हैं दे आर सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इनको सपोर्ट कर रही है। वो बताता है रैना को, एक अपना उदाहरण देता है, कहता है मैं स्विस का हूँ, स्विट्जरलैंड का हूँ, तो मुझे बल्गारिया को सपोर्ट करना चाहिए। कहता है पर ऐसा नहीं है, मैं तो बस वॉर में एक सोल्जर के रूप में काम करना चाहता था। सबसे पहले मेरी सर्बियन आर्मी में से मुलाकात हो गई, वहाँ तो मैं उसमें रिक्रूटेड हो गया, मैं उसमें भर्ती हो गया, बस दैट्स ऑल, और कोई मतलब मेरा नहीं। ही इज़ अ प्रैक्टिकल वेरी क्लेवर पर्सन, प्रीफर्स चॉकलेट टू बुलेट्स। कहता है युद्ध के मैदान में चॉकलेट इज़ ए सिंबल ऑफ फूड। कहता है युद्ध के मैदान में मैं कैरी करता हूँ बुलेट्स के प्लेस पर चॉकलेट्स एंड क्रीम्स, अर्थात फूड कैरी करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ब्लंटसली बहुत काम रहता है, सर्जियस लड़ने को भी उकसाता है तो भी वो काम रहता है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, जो भी बोलता है सच बोलता है। रहना भी कहती है उससे कि तुम पहले इंसान हो जो एकदम सच बोले हो। और इमोशनली बहुत मैच्योर है, कहाँ इमोशंस दिखानी है कहाँ नहीं दिखानी है वो खुद कहता है रहना से। कहता मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि यू आर जस्ट यू लुक लाइक ए गर्ल ऑफ 17 ईयर्स और मैं 34 का हूँ, तो मेरे से मैरिज करने को रेडी हो जाओगी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता था। तो इमोशनली ही इज़ वेरी मैच्योर। ही लेटर बिकम्स रैनाज लव इंटरेस्ट। बाद में रैना को उसमें इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट टेक्स बर्थ इन ब्लंटसली और वो प्यार करने लगती है रैना उस ब्लंटसली से। ब्लंटसली देखो रैना से कहता है, रैना के रूम में सबसे पहले वो रैना के रूम में ही घुसता है। वही रात के सीन जब वो बालकोनी में रहती है रैना, एंजॉय कर रही है माउंटेन्स को, उसी रात का सीन रहता है जब से ब्लंटसली को रैना बचा लेती है। तो ब्लंटसली से थैंक यू बोलता है और कहता है नैरो से मैं बाल बच के। वो सोल्जर्स आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, रैना के रूम को रैंसैक करते हैं, सर्च करते हैं और रैना उसे छुपा लेती है कर्टेन के पीछे। वो चले जाते हैं, केवल लूका ही देख पाती है कि हाँ कोई पर्सन है वहाँ पर। तो कहता है थैंक्स सो मच, मैं फाइनली बच गया, चाहे 1 इंच से बचो या 1 माइल से, बात उतनी है कि मेरी जान बच गई। कहता है डियर यंग लेडी थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा सर्वेंट रहूँगा पूरे जीवन भर और मुझे अच्छा लगता काश मैंने बल्गेरियन आर्मी ज्वाइन की होती तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता। कहता मैं नेटिव सर्बियन नहीं हूँ, सर्बियन आर्मी का मैं भले ही हूँ पर मैं बॉर्न नहीं हुआ हूँ सर्बिया में। और कहता है एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कहता है आई एम ए स्विस फाइटिंग मेयरली एज ए प्रोफेशनल सोल्जर। बस पैसे की ज़रूरत है, सैलरी मिलती है तो मैं इस आर्मी में भर्ती हो गया, दैट्स ऑल।
मैंने सर्बियन आर्मी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जब मैं स्विट्ज़रलैंड से आ रहा था तो सबसे पहले मेरी मुलाकात इन्हीं सर्बियन आर्मी ऑफिसर से हुई, तो मैं इसमें भर्ती हो गया, बस और कुछ नहीं। सर्जियस सेरेनोफ, थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यही वही है जो फियांसे हैं रैना पेटकॉफ के। रैना के फियांसे हैं और खुद अपनी तारीफ करते हैं। उन्होंने केयरलेस तरीके से अपनी घुड़सवार सेना से अटैक कर दिया था उस वॉर में बैटरी ऑफ मशीन गन्स पे, और युद्ध जीत लिया था। वो कहता है ब्लंटसली उसमें, कहता है वो ही वॉज लुकिंग जस्ट लाइक डॉन क्विक्सोट, जो सर्वेंटीज का एक फिक्शन है बहुत बड़ा। कहता है वो मूर्ख हीरो की तरह था, और दे ऑल गॉट एस्केप्ड ओनली बिकॉज द पिस्टल मिस्ड फायर। कहता है इन सबकी जान बच गई सिर्फ इसलिए कि हमारी बंदूकों से, हमारी मशीन गन से गोली नहीं चली, बस बिकॉज वी हैड रिसीव्ड द रॉन्ग एम्यूनिशन, और इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट फॉर द कमिंग 30 मिनट्स और 20 मिनट्स वी कैन नॉट फायर इवन अ सिंगल बुलेट। कहता है हमको बताया गया कि हमारे पास लास्ट मोमेंट में कि गलत गोला बारूद आ गया है और हम एक गोली भी फायर नहीं कर सकते हैं अगले इतने मिनट्स तक। तो कहते हैं बस इसीलिए मैं वहाँ से जान बचा के भाग खड़ा हुआ, और जब वो दौड़ते हुए आ रहा था घुड़सवार सेना पर, घोड़े पर बैठा हुआ, वो मूर्ख डॉन क्विक्सोट से कंपैरिजन करता है। कहता है वो मुझे मूर्ख लग रहा था। तो वो बेन बोस्टफुल घमंडी टाइप का है, उसे रियल मिलिट्री स्किल्स आती ही नहीं है। ही लेटर फॉल्स इन लव विद लूका। उसका जो लव है वो भी रोमांटिक है, इमेजिनरी है, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ। वो सच्चा प्यार नहीं है। तो घर की जो मेड सर्वेंट रहती है लूका, उससे उसको प्यार हो, उसके साथ फ्लर्ट करता है। जब रैना से एंगेज है उस समय वो फ्लर्ट करता है लूका के साथ। मेजर सर्जियस सेरेनोफ जब आते हैं तब इनका इंट्रोडक्शन जो राइटर है वो ऐसे देता है। कहता है ये वही व्यक्ति हैं, ओरिजिनल है बस उसके, जो रैना के कमरे में पोर्ट्रेट लगा हुआ है, तस्वीर लगी हुई है उसके, ये ओरिजिनल पर्सन है। रोमांटिकली हैंडसम, फिजिकली देखा जाए तो खूब साउंड मस्कुलर बॉडी है, खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, इमेजिनरी ख्यालों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा बताता है उनके बारे में। और देखा जाए बातें करने में तो थोड़े सिविलाइज्ड हैं, जेंटल हैं। और ब्लंटसली रैना से जब बातें कर रहा होता है तो सर्जियस का इंट्रोडक्शन देता है। कहता है वो वहाँ एक डॉन क्विक्सोट था जो जिसकी वजह से वो बैटल जीत गए। रैना कहती है कि अपना पोर्ट्रेट सर्जियस का दिखाती है, कहती देखो इज ही द सेम पर्सन, क्या ये वही इंसान है? जैसे ही देखता है ब्लंटसली उस पोर्ट्रेट को रैना के रूम में, कहता है यस ही इज द डॉन क्विक्सोट, ही इज द रियल डॉन क्विक्सोट। रैना को गुस्सा आ जाती है कि मेरा जो फियांसे है जिसकी वजह से हम वॉर जीत गए, ये उसको डॉन क्विक्सोट से कंपैरिजन कर रहा है, उसको मूर्ख बता रहा है, वो गुस्सा आ जाती है। ध्यान दीजिए ब्लंटसली कैसे बताता है उस वॉर के बारे में, उस अटैक के बारे में जो सर्जियस ने मूर्खतापूर्वक किया था। कहता है ध्यान दीजिए इट इज़ नॉट प्रोफेशनल, ये तो एकदम प्रोफेशनल था ही नहीं कि रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स। बैटरी बड़ी टुकड़ी होती है बहुत, जिनके पास मशीन गन्स होती हैं, मशीन गन्स ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, इनसे बहुत सारी बुलेट्स निकलती हैं पर मिनट। और कैवलरी घुड़सवार सेना होती है, घुड़सवार सेना जिनके हाथ में शायद सोर्ड्स वगैरह, तलवारें वगैरह रहती हैं। कहते हैं ऐसी एक रेजिमेंट टुकड़ी को लेकर जिनके हाथों में तलवारें हों और इतनी बड़ी सेना पर जिनके हाथ में मशीन गन्स हों, उस पर अटैक कर देना, आपको लगता है क्या ये प्रोफेशनलिज्म था? क्या वॉर की स्किल्स थी उस पर्सन के पास? एकदम डेड सर्टेनिटी, श्योर था, 100% श्योर, इफ द गन्स गो ऑफ, अगर हमारी बंदूकें चल जाती तो ना ही एक घोड़ा और ना ही कोई व्यक्ति 50 यार्ड 50 गज के दायरे में आ सकता था हमारे पास में। कहता है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने देखा उसको अपनी तरफ भागते हुए, लेकिन ये बच गया ओनली बिकॉज द पिस्टल मिस्ड फायर। और कहता है जब उसने अटैक किया तो वो मूर्ख लग रहा था, उसके पास मस्टैच थी, शाउटिंग इज बार क्राई वही युद्ध में जो चिल्लाते हैं आप, जैसे रामायण देखी होगी, जय लंकेश और हर हर महादेव, इस तरीके से। चार्जिंग लाइक डॉन क्विक्सोट, वो चार्जिंग अटैक ऐसे अटैक कर रहा था जैसे डॉन क्विक्सोट एट द विंड मिल्स, और हमारी तो हंसी निकल गई। कहता है ध्यान दीजिएगा ये डॉन क्विक्सोट जो है एक फिक्शन है बाई सर्वेंटीज के द्वारा लिखा हुआ। उसमें एक कैरेक्टर रहता है डॉन क्विक्सोट जो बहुत सारी रोमांटिक और ऐसे बुक्स पढ़ता है नाइट्स, योद्धाओं के बारे में, तो वो खुद को भी योद्धा बिलीव करने लगता है और अपने साथ एक पर्सनल सर्वेंट रख लेता है जो थोड़ा समझदार होता है।
डॉन क्विक्सोट के बहुत सारे एडवेंचर्स दिखाए गए हैं उस फिक्शन में। एक जगह वो जाता है और जाकर एक बहुत बड़ी विंड मिल होती है, वही पवन चक्की जो हवा से चलती है, उसके पर बहुत बड़े बड़े होते हैं। डॉन क्विक्सोट कहता है ये सटन है, ये शैतान है, ये ईविल है, ये राक्षस है और मैं इससे लड़ूंगा। वो समझाता है, कहता है ये राक्षस नहीं है, ये विंड मिल है। कहता नहीं, ये राक्षस ही है जो विंड मिल की तरह लग रहा है। और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और विंड मिल से लड़ता है। विंड मिल के एक पर में उलझ जाता है, दूर गिरता है जाके और घायल हो जाता है। तब उसकी समझ में आ जाता, कहता है ज़रूर इस शैतान ने कोई जादू कर दिया है जिसकी वजह से मैं हार गया। तो वो मूर्खतापूर्वक उसके सारे स्टेप्स रहते हैं उस फिक्शन में, उसी से कंपैरिजन करता है सर्जियस का। कैथरीन पेटकॉफ। कैथरीन पेटकॉफ रैना पेटकॉफ की मदर है और सी इज़ कंसर्न विद सोशल स्टेटस। उन्हें भी भाई अपने सोशल स्टेटस का बड़ा वो है। वो चाहती हैं उनकी बेटी की शादी हो जाए एक रिच पर्सन के साथ। वो मिल के ब्लंसली को छुपाती हैं रैना के साथ मिलके, और बाद में सपोर्ट भी कहती हैं। जब रैना अपनी चॉइस से अपना हस्बैंड चूज़ करती है तो उनकी पसंद यही रहती है कि वो ब्लंसली ज़्यादा अमीर है तो वो ठीक रहेगा। कैथरीन पेटकॉफ का इंट्रोडक्शन करता है राइटर, कहता है सी इज़ ए वुमन ऑफ ओवर 40 साल से ज़्यादा की उम्र है, बहुत इनर्जेटिक लग रही हैं, शानदार ब्लैक हेयर हैं, उनके आइज़ हैं, ये सब बताता है। एक वाइफ की तरह हैं, माउंटेन फार्मर की वाइफ लगती हैं और फैशनेबल लेडी हैं, ऐसा बताता है। और फैशनेबल टी गाउन पहने रहती हैं मोस्टली ओकेजन्स पर। मेजर पॉल पेटकॉफ, ये कॉमिक कैरेक्टर हैं इसमें। रैनाज फादर, रैना के पापा हैं, डिसेंट सोल्जर हैं, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा उनकी नहीं है, लाइफ चल रही है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। अपने परिवार की खूब केयर करते हैं, फैमिली की पोजीशन बनी रहे। बाद में ब्लंसली को रैना के सूटर प्रपोज करने वाले के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि वो बहुत वेल्दी है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेजर पेटकॉफ के बारे में ये इंट्रोडक्शन दिया है उस प्ले में कि वो एक अनपॉलिश्ड मैन है, सिंपल लिविंग वाले, 50 ईयर्स के आसपास उनकी उम्र है, खुश रहने वाले व्यक्ति हैं और अनएम्बिशियस। उनकी कोई अब जीवन बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं कि मुझे ये पद पाना है, ये पाना है, बिल्कुल नहीं। हर समय जो उन्हें मिलिट्री रैंक मिली है उससे बहुत खुश रहते हैं। और इनके कुछ 2 ह्यूमरस डायलॉग्स हैं इसमें, वो मैं अब बता दूं आपको, बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें। वो रहते हैं कि इनकी वाइफ कैथरीन पेटकॉफ, उनको एक हैबिट है, वो बार बार अपने हैंड वॉश करती रहती हैं। उन्हें क्लीनलीनेस की थोड़ा सा वो है लगी हुई, एडिक्टेड हैं थोड़ी सी कि हैंड्स क्लीन रहें, और वो ऐसे बार बार हैंड वॉश करती रहती हैं। तो मेजर पेटकॉफ कहते हैं ये सब मुझे ठीक नहीं लगता है, बार बार अपना हैंड वॉश करते रहते और ये सब। कहते हैं टेक द एग्जाम्पल ऑफ माई फादर। कहते हैं लुक एट माई फादर, कहीं कहीं पोर्ट्रेट वगैरह होगा। कहते हैं टेक द एग्जाम्पल ऑफ माई फादर, ही नेवर हैड ए बाथ इन हिज लाइफ, वो जीवन में कभी नहीं नहाए, एंड ही लिव्ड टू बी 98, और 98 ईयर्स तक जीवित रहे, एंड ही वॉज द हेल्दीएस्ट मैन इन बल्गारिया, बल्गारिया के सबसे हेल्दी इंसान थे। वेरी फनी रिमार्क। समझाते हैं कि नीट एंड क्लीन रहने से और स्वस्थ रहने से कोई रिलेशन नहीं, ये ऐसा रिमार्क देते हैं। जब ये ऐसा रिमार्क आता है किसी में कॉमेडी में, ये सटायर, फन, लाफ्टर, ह्यूमर, ये सब क्रिएट करता है। ये सब लूका, नेक्स्ट कैरेक्टर। अब ध्यान दीजिए, ये पेटकॉफ की सर्वेंट गर्ल है, उनके घर में मेड सर्वेंट है लूका। एक निकोला भी रहता है। निकोला खुद बताता है अपने मुंह से कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है लूका के साथ, वो मेल सर्वेंट है होम में। ये फीमेल है, फीमेल सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है। और ध्यान दीजिए, लूका की बहुत एम्बिशंस रहती हैं। वो निकोला से भले ही एंगेज्ड है पर सोचती बहुत हाई है कि मुझे जीवन में ये करना है, वो करना है। निकोला को डांट देती है कई बार, कहती यू आर बॉर्न विद द सोल ऑफ अ सर्वेंट, तुम तो नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। और उससे जब मौका मिलता है तो सर्जियस के साथ फ्लर्ट करती है। वो चाहती है उसका जो नौकर का लेवल है उससे ऊपर उसकी सोशल पोजीशन बढ़े। जब ये ड्रामा एंड होता है लास्ट में तो उसकी एंगेजमेंट सर्जियस के साथ होती है। स्पाई का काम करती है, घर में जासूसी का काम करती है, सब पता रहता है उसे कहाँ रैना जो है एंगेज, वो रैना इज़ मोर अट्रैक्टेड टू, और कहाँ सर्जियस का इंटरेस्ट है उसे सब पता होता है। निकोला ये मेल सर्वेंट है घर का, पेटकॉफ की फैमिली का, और कहा जाए ये पेटकॉफ की
का पर्सनल सर्वेंट है। जो प्ले में दिखाया गया है निकोला को, वो पेटकॉफ का पर्सनल सर्वेंट के रूप में दिखाया गया है, और लूका को दिखाया गया है रेना की पर्सनल सर्वेंट के रूप में। और लूका का फियांसे है। निकोला कहता है, उसमें कहता है कि तुम अपनी आदतें संभाल लो, और बताता है, उन्हीं की बातों से पता लगता है कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। निकोला बहुत ऑनेस्ट है, बहुत वफादार है। वो जब कभी बात करता है लूका से तो उसे समझाता है, और जब लास्ट में उसे पता लगता है कि वो बीच में आ रहा है लूका और सर्जियस के, तो स्टेप्स साइड एक तरफ हट जाता है, अपने आप को बीच से हटा लेता है ताकि लूका कैन मैरी सर्जियस, सर्जियस से लूका की मैरिज हो सके। और बाद में ब्लंसली उसको अपॉइंट कर लेता है, कहता तुम मेरे यहाँ मैनेजर के रूप में रहना। ओके, तो ब्लंसली उसे अपॉइंट कर लेता है। इसमें एक कहानी और है, ब्लंसली के फ्रेंड की कहानी। ब्लंसली की मुलाकात जब वॉर में दोनों के बीच पीस हो जाती है, दोनों आर्मीज़ के बीच में, बल्गेरियन और सर्बियन आर्मी के बीच में, तो मेजर पेटकॉफ और सर्जियस, इनकी मेजर पेटकॉफ की मुलाकात ब्लंसली से भी होती है। और ब्लंसली जो है उनको कुछ हॉर्सेस वगैरह जो है देता है, और उस सर्बियन आर्मी के बहुत 200 सोल्जर्स के आसपास छोड़ा लेता है, और शायद 50 के आसपास हॉर्सेस उन्हें देता है। बाद में बताते हैं, मेजर पेटकॉफ कहते हैं वो हॉर्सेस जो मिले थे ना बदले में, वो तो एकदम मरियल थे, किसी काम के नहीं थे, उनका तो फ्लैश मीट भी नहीं खाया जा सकता, तो वो इस तरीके के थे हॉर्सेस। कहता उसने मुझे मूर्ख बना दिया उस व्यक्ति। जब रैना मिलती है ब्लंसली से, जब घर पे आता है बाद में, तो रैना कहती है ये बताओ वो स्टोरी जो थी, जो रूम में आप मेरे हाइड किए थे, वो स्टोरी किसी को बताई तो नहीं? ब्लंसली कहता है अपने एक दोस्त को बता दी थी, और वही दोस्त ने कहानी सुना दी थी सर्जियस और मेजर पेटकॉफ को, कि एक सोल्जर था, बल्गेरिया में गया था, ऐसे एक लड़की के घर में छुपा था, ये सब कुछ। तो मेजर पेटकॉफ को ये भी पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता था उन्हें हमारे घर की कहानी। तो ये जो ब्लंसली का फ्रेंड है, एक सर्बियन सोल्जर रहता है, जो पेटकॉफ और सर्जियस को सब बता देता है कि ब्लंसली कैसे बच के भागा था, कैसे बल्गेरिया के घर में छुपा था। वो हालांकि एक माइनर कैरेक्टर है, लेकिन कहानी उसके जो वो बताता है, कहानी सुनाता है, वो प्लॉट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेटिंग की बात करें, सेटिंग में ये सब मैं बता चुका हूँ कि 1885 सर्बो बल्गेरियन वॉर बैकग्राउंड में है, उसी के बाद ये प्लॉट स्टार्ट होता है। ये बताऊंगा आपको कि ये जो कॉमेडी है ये 3 एक्ट्स में लिखी गई है, और फर्स्ट एक्ट की सेटिंग क्या है, सेकंड एक्ट की सेटिंग क्या है, और थर्ड एक्ट की सेटिंग क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फर्स्ट और सेकंड एक्ट के बीच में डिफरेंस रहता है लगभग 3 मंथ से ज़्यादा का। अब ध्यान दीजिए, एक्ट 1 स्टार्ट होता है, नाइट का सीन है, रैना अपने रूम में है, और उसका रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ से बालकोनी से माउंटेन्स को एंजॉय कर रही है, अर्थात बेड चैम्बर ऑफ रैना इन बल्गेरिया। ये कहानी वहाँ है, रैना के रूम से स्टार्ट होती है। और वो लोग रहते कहाँ, एक छोटा सा टाउन है ड्रैगमन पास के पास में, जो मैं आपको बता रहा था। और कहानी स्टार्ट होती है लेट इन नवंबर ख़त्म होने वाला है 1885। ये एक्ट 1 है। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि नवंबर के लास्ट में 1885 में एक्ट 1 स्टार्ट होता है। ब्लंसली इसमें उनके रूम में छिपता है, और नेक्स्ट डे वो लोग भगा देते हैं, मॉर्निंग में से वो चला जाता है, उसको कोट पहना देते हैं मेजर पेटकॉफ का, और उसमें रहना अपना एक फ़ोटो रख देती है, और उस पर लिख देती है टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर अ सुवेनियर। सुवेनियर का मतलब होता है यादगार तोहफा। इसके बाद में कहानी स्टार्ट होती है एक्ट 2 में। ये मॉर्निंग का सीन है, एक्ट 1 नाइट का सीन था, मॉर्निंग का सीन था, और मार्च 1886, 6 ऑफ मार्च। अब आप ध्यान दीजिए, नवंबर लास्ट का मतलब बीच में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ्स ये गुजर गए हैं, 6 डेज ये। इतने दिन के बाद सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है, जब मेजर पेटकॉफ भी वापस आ जाते हैं, सर्जियस भी वॉर से युद्ध से वापस आ जाता है। 6 मार्च को कहानी शुरू होती है सेकंड एक्ट की, मॉर्निंग में, और प्लेस है गार्डन ऑफ मेजर पेटकॉफ हाउस, मेजर पेटकॉफ के हाउस का गार्डन। स्प्रिंग मंथ है, मॉर्निंग का टाइम है, गार्डन में बैठे हुए हैं सब, कहानी स्टार्ट होती है। पहला एक्ट नाइट में, डेट नवंबर लास्ट, ईयर 1885, बल्गेरिया एक टाउन और ड्रैगमन पास के पास में कहानी है। सेकेंड एक्ट 6 ऑफ मार्च 1886, नेक्स्ट ईयर है, ये अगला साल है, 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है, और मेजर पेटकॉफ के हाउस में गार्डन का सीन है। ध्यान रखिएगा,
जो थर्ड एक्ट है वो इसी दिन है 6 मार्च 1886 को आफ्टरनून में, और जो प्लेस है वो है लाइब्रेरी आफ्टर द लंच। ये सेटिंग है इस प्ले की, एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तीनों एक्ट्स की क्या सेटिंग है। अब हम कहानी की बात करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं। प्ले जो है सेट ड्यूरिंग द 1885 सर्बो बल्गेरियन वॉर, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन कैरेक्टर रेना पेटकॉफ हैं जो कि यंग बल्गेरियन वूमन है। सर्जियस सेरेनॉफ से उनकी इंगेजमेंट हो चुकी। ये सब बैकग्राउंड में है, कहानी जब स्टार्ट होती है उससे पहले। सर्जियस सेरेनॉफ एक सोल्जर हैं जिसको वो बहुत तारीफ करती है। सर्जियस को युद्ध के हीरो के रूप में रहना महसूस करती है जब खबर आती है कि बैटल ऑफ स्लिवेंजा में वो युद्ध जीत गया है। उस युद्ध के बाद में क्या होता है, बैटल ऑफ स्लिवेंजा के बाद जब एक्ट 1 स्टार्ट होता है, रात का सीन है, तो एक व्यक्ति रहना के रूम में घुस जाता है। वही व्यक्ति रहता है कैप्टन ब्लंसली, जो स्विट्जरलैंड का निवासी है लेकिन सोल्जर है सर्बियन आर्मी में। उसकी आर्मी हार गई है। वो रैना के बेडरूम में घुस आता है, पाइप के थ्रू चढ़ जाता है उसके बालकोनी वाले रूम में। रैना को डराता है, पिस्टल दिखाता है और कहता है प्लीज़ चिल्लाना नहीं ताकि मेरी जान बच सके। यहाँ से स्टार्ट होता है एक्ट 1। ये है एक्ट 1 की कहानी। युद्ध किसके बीच था? ध्यान रखिए, बल्गेरिया जो नेटिव हैं मेजर पेटकॉफ, सर्बिया जिसको कैप्टन ब्लेंसली जिस आर्मी में है, इसको बैक कर रहा है ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया को बैक कर रहे हैं रसिया वाले। रैना का रूम है बहुत लेविशली डेकोरेटेड है। उसकी जो ड्रेसर रखी टेबल है उस पर चॉकलेट क्रीम्स भी रखी हुई हैं। रैना विंडो के बाहर जाती है झांकने के लिए, वो इंजॉय करना चाहती है बाहर। वॉर के सीन्स, गोलियां चल रही हैं, गलियों में इधर उधर आवाज़ें आती हैं कभी कभी। माउंटेन्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं मूनलिट नाइट में। जो उसे आश्चर्य है कि उस जिस बैटल के बारे में वो सोचती थी उसमें वास्तव में सर्जियस ने अपना हीरोइज्म ज़रूर सिद्ध किया होगा, क्योंकि उसने रोमांटिक कहानियाँ पढ़ रखी हैं अभी तक के। तो उसे वॉर के बारे में, सब के बारे में रोमांटिक नोशंस ही रहती हैं। तो कहती है मैंने पुश्किन के वर्क्स पढ़ रखे हैं और बायरन के पढ़ रखे हैं। लॉर्ड बायरन जो रोमांटिक पोइट्स से, डॉन जुआन इन हेल आपने पढ़ा होगा, इनका एपिक टाइप की पोइम है। और पुश्किन, ये अलेक्जेंडर पुश्किन है, ये रसियन रोमांटिक पोइट्स, इनकी बुक्स उसने पढ़ रखी थी। उसके यहाँ लाइब्रेरी भी है तो उसमें बुक्स होंगी इनकी। तो क्या अलेक्जेंडर पुश्किन की बुक्स मैंने पढ़ी हैं जो रोमांटिक एरा रसियन पोइट थे, उनके ये वर्क्स हैं, यूजीन वनगेन और द कैप्टन्स डॉटर। और लॉर्ड बायरन जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं। तो कहती है कि मैंने इन राइटर्स को पढ़ रखा है, अर्थात मुझे मेरे जो नोशंस हैं वो बहुत रोमांटिक हैं, लाइफ के बारे में, लव के बारे में, वॉर के बारे में, ऐसा कहती है। रैना की मम्मी कैथरीन पेटकॉफ वो आती हैं फट से ऊपर देखने के लिए, चेक करने के लिए कि बेटी सो गई या नहीं सो गई, ठीक है ना। आती हैं और कहती हैं बेटा रैना विंडो क्लोज कर लो, बहुत ठंडी है बाहर। कैथरीन एक न्यूज़ लेकर आई, पचा नहीं पा रही थी न्यूज़ को, इसलिए आई रैना से शेयर करने के लिए। कहती तुम्हें पता है बल्गेरियंस और रसियन फोर्सेस ने युद्ध जीत लिया है, बैटल ऑफ स्लिवेंजा हम जीत गए। कैथरीन तारीफ करती है, तुम्हें पता है सर्जियस जो तुम्हारा फियांसे है उसने बल्गेरियन आर्मी की तरफ से एक घुड़सवार सेना का आक्रमण किया था और पता है वो हीरो रहा है, उसी ने युद्ध जीत लिया है। रहना बहुत खुश होती है, उसे बड़ा सुकून मिलता है। लूका भी आ जाती है, कहती है सर्बियन सोल्जर्स भाग रहे हैं युद्ध के मैदान से इधर उधर और इस घर के आसपास बताया गया कहीं छुपे हैं। वो कहती है आप अपना डोर लॉक कर लीजिए, विंडोज़ बंद कर लीजिए। कैथरीन चली जाती है नीचे की तरफ, पहले अपना घर चेक करती, फिर नीचे चली जाती, कहती हम घर चेक करेंगे, सब बंद कर लेते हैं अच्छे से गेट वगैरह नीचे जाके। लूका बताती है रैना को धीरे से, कहती शटर थोड़ा सा खुला रहने देना, अगर बैटल को एंजॉय करना है, सोल्जर्स को और सबको देखना है कि गलियों में क्या हो रहा है। तो रैना लूका को डांटती थोड़ी सी, लेकिन सीक्रेटली उसकी बातों को एंजॉय करती है, क्योंकि उसे वो वॉर का जो साउंड था ना, गलियों में गोलियाँ चलना और ये सब एंजॉय, वो एंजॉय कर रही थी सबको। तभी गन फायर ग्रोज क्लोजर, पास में लगता है गोली चली है कहीं। रैना जैसे ही सुनती है वो माचिस जलाती है अपने रूम। सॉरी, रैना हियर से मैन स्ट्राइक नॉट मैच बॉक्स। वो देखती है कि उसके रूम में जो है एक व्यक्ति है, वो उसने मैच जो है उसको जलाया है, मैच बॉक्स से जो मैच स्टिक रहती है उसको जलाया है। तभी
एक मैन जो है, ये ब्लंट सली की एंट्री होती है इसी सीन में। एक व्यक्ति जो है जिसका नाम बाद में बताया गया कि कैप्टन ब्लंट सली है, वो रैना के रूम में आ जाता है, विंडो के थ्रू पाइप से चढ़ाया है ऊपर। वो स्विस का रहने वाला है लेकिन सर्बियन आर्मी में सोल्जर है, सर्ब के लिए फ़ाइट कर रहा है। वो रैना को शुरू में डराता है, कहता मैं तुम्हें शूट कर दूंगा अगर तुम ज़ोर से चिल्लाई तो। रैना बहादुरी दिखाती है, कहती मैं मरने से नहीं डरती। ब्लंट सली बाद में उसका क्लोक ले लेता है जो कि ऊपर से कवर करने के लिए होता है, आउटर गारमेंट कोट टाइप का। कहता ये ज़्यादा ठीक है और मुझे पता है जब ये मेरे पास है तुम बाहर से जो भी आएगा उसके सामने अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाओगी, मुझे बचा लोगी बाद में। बाद में कैथरीन और लूका रूम में आते हैं। रैना जो है बताती है ब्लंट सली को कि तुम ऐसा करो, कर्टेन के पीछे छुप जाओ, ऑफिसर्स आ रहे हैं सर्च करने के लिए रूम को। बल्गेरियन सोल्जर्स आते हैं, वो सर्बियन सोल्जर को ढूंढते हैं इधर उधर पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है। ब्लंट सली बाद में बाहर निकल कर आता है कर्टेन के पीछे से, रैना को थैंक यू बोलता है, कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। पिस्टल को वहाँ पर रख देता है, कहता है इसमें कोई गोलियाँ वगैरह नहीं हैं, मैं तो अपने जब भी युद्ध के मैदान में जाता हूँ तो चॉकलेट्स वगैरह लेकर जाता हूँ, बुलेट्स लेकर नहीं जाता। अब रैना जब ऐसी बात सुनती है तो जो उसके टेबल पर चॉकलेट क्रीम्स रखी हुई थी वो उसे खाने को देती है और बाद में उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के रूप में ही एडजस्ट करने लगती है। ब्लंट सली बताता है वो सर्जियस का जो कैवलरी चार्ज था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, कहता है वो सिर्फ लकी था इसलिए बच गया, हीरोइक जैसा कुछ नहीं था उसके अटैक में। हम जो सर्बियन आर्मी थी हमारे पास जो मशीन गन्स थी उनमें जो कार्टेज से समय दिए गए थे वो बस गलत थे, गोला बारूद गलत था हमारा। रहना गुस्सा हो जाती उसकी बात सुन के, क्योंकि वो पूजा करती थी सर्जियस को हीरो के रूप में। कहती अब तुम नहीं रुक सकते हमारे यहाँ, लेकिन ब्लंट सली जो है वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है आज की रात रुक जाने दो। रैना बहुत सेखी बगाड़ती है उसके सामने, कहती है हम जो हैं बहुत हॉस्पिटैलिटी मेज़बान हैं, बहुत अपने जो भी घर में आ जाता है उसकी रक्षा करते हैं, ये वो हम बहुत अमीर हैं, ये सब कहती है। ब्लंट सली सब सुनता रहता है क्योंकि वो कई रातों से सोया नहीं था, तो वो सिर्फ इंटरटेन करता है अपने आप को, नींद में है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहना क्या बोल रही क्या कह रही। रैना कहती तुम रुको हम अभी आते हैं, अपनी मम्मा को इन्फॉर्म करने जाती है। वो सोचती है ब्लंट सली तुम सोना नहीं, लेकिन वो सो जाता है। जब तक कैथरीन वापस आती हैं रैना के साथ वो सो चुका होता है। कैथरीन और रैना जब आती हैं वो सो चुका होता है। रैना अपनी मम्मी को कन्विंस करती है कि ठीक है रहने तो, सुबह जाने देंगे इसे। ये एक्ट 1 की कहानी थी। अब एक्ट 2 की बात करते हैं। सर्जियस लौट आता है, मेजर पेटकॉफ लौट आते हैं, ठीक है ना। और सर्जियस जो है रैना से कहता है रेडी हो जाओ हम लोग चलेंगे बाहर घूमने के लिए। रैना जाती है अपस्टेयर्स तैयार होने के लिए अपने कमरे में। सर्जियस को मौका मिलता है, वो लूका के साथ फ्लर्ट करता है। रैना जो है ऊपर से जब पलट के देखती है अपने फियांसे को एक बार रोमांटिक लुक के लिए, उससे लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है, हालांकि वो कहती कुछ नहीं है उस समय में। अब टाइम जो है सेकंड एक्ट में मार्च 1886 है। 6 मार्च आपको याद होगा मैंने बताया था। पेटकॉफ का गार्डन है। लूका रैना की कंप्लेन करती है। रैना एंड कैथरीन दोनों की कंप्लेन करती है। निकोला जो उसका फियांसे है वो कहता है ये गलत बातें हैं जो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने मालिक और मालकिन के लिए डिसरेस्पेक्टफुल हो रहे हो, इस परिवार के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें मत करो। निकोला बताता है, कहता है मैं बहुत सारे इस घर के राज जानता हूँ लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ। वो ये भी बताता है वहाँ पर कि उसकी और लूका की इंगेजमेंट हो चुकी है, और कहता है एक दिन ध्यान रखो मैं सोफिया में दुकान खोलूँगा। सोफिया बल्गारिया की कैपिटल। मेजर पेटकॉफ वापस आ जाते हैं वॉर से, फैमिली वेलकम करती है उनका। मेजर पेटकॉफ बताते हैं कि पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है हमारे बीच में सर्बियंस के साथ में। कैथरीन बड़ा सरप्राइज लगता है, कहती हैं पूरा युद्ध क्यों नहीं जीते, ये पीस एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, अगर हम पूरी विक्ट्री मिली होती तो इट वुड हैव बीन बेटर, ज़्यादा अच्छा होता। पता लगता है सर्जियस भी पीछे से आ जाता है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रैना के रूम में पोर्ट्रेट लगा हुआ है, बस थोड़ा सा मूडी है, उससे निकल है। सर्जियस रिजाइंस हिज कमीशन, अपनी नौकरी छोड़ने का प्लान बना लेता है। कहता मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। उसका दावा ये है कि बल्गेरियन आर्मी इनकम्पिटेंट है, मेरी वजह से युद्ध जीत गई, इन्हें डिसीजंस लेने नहीं आते हैं और मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ जो स्किल्ड वाले थे ऑफिसर्स वगैरह वो समझ गए थे कि युद्ध कैसे जीता है मूर्खतापूर्वक, इसीलिए उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। अब सर्जियस कहता है अपनी रैना की मदर से, कहता है मैडम
वो पूछती युद्ध कैसा रहा, तो कहता है इट वॉज द क्रेडल एंड ग्रेव ऑफ माई मिलिट्री रेपुटेशन। मेरी मिलिट्री रेपुटेशन यहीं से शुरू होनी थी, इस युद्ध के जीतने से मुझे हीरो बनना था, लेकिन ये तो ग्रेव बन के रह गई, कब्र बन गई मेरी प्रशंसा और वो सब कोई कर ही नहीं रहा है, सब मुझे मूर्ख साबित करने में लगे हैं, तो इसलिए मैं रिजाइन कर दे रहा हूँ। कैथरीन कहती है ऐसा कैसे हुआ? सर्जियस कहता है मैंने इनको युद्ध जीत कर दिया। ये कहते हैं गलत तरीके से जीता तो क्या हुआ, जबकि जो रशियन ऑफिसर्स जो हमारी साइड में थे वो हार रहे थे सही तरीके से लड़के युद्ध को। कैथरीन कहती इसका मतलब तुमने रिजाइन कर दिया, यू आर नो लॉन्गर ए सोल्जर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कोट किए मैंने यहाँ पर। यही दिखाती हैं जो एंटी वॉर फीलिंग्स थी, जिन्हें जीबी शॉ प्रेजेंट करना चाहते थे इस कॉमेडी में, सटायर के रूप में। ध्यान रखिएगा, आप जब किसी की तारीफ करते हैं, आप किसी के लिए स्ट्रेंड करते हैं कहीं पर, और एक दिन आप ही उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल लगता है। सर्जियस और रैना ये वॉर के बारे में और लव के बारे में रोमांटिक नोशंस रखते थे। सर्जियस चूंकि सोल्जर है तो वॉर के बारे में जो भी कहेगा वो ऑथेंटिक माना जाएगा। यहाँ पर कहता है सर्जियस, कहता है सोल्जरिंग, ये जो युद्ध लड़ना है ना मैडम, ये कायरों की कला है। ये तब लड़ते हैं जब उन्हें पता होता है कि हाँ हम मजबूत हैं, जीत जाएंगे, लेकिन अपने आप को नुकसान से बचाते हैं कब? जब इन्हें पता होता है कि हम हार जाएंगे। बस यही युद्ध है कि हम उसी देश से लड़ते हैं, उसी दुश्मन से लड़ते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है कि हाँ हम जीत जाएंगे। दैट इज द होल सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल फाइटिंग। सफल युद्ध जीतने की यही एकमात्र टेक्निक है। अपने दुश्मन को ऐसी जगह पर ले जाओ जहां वो हार जाए, जहां वो नुकसान में हो। युद्ध कभी बराबरी का होता ही नहीं है मैडम, ऐसा बताता है। ये एक बहुत बड़ा कमेंट है वॉर के ऊपर कि कोई भी देश बराबर वाले देश से युद्ध नहीं करता। जब जान जाते हैं कि सामने वाला कमज़ोर है, बस अटैक कर देते हैं। यही बताता है सर्जियस इसमें, और यही जीबी शॉ प्रेजेंट करना चाहते थे ऑडियंस के लिए, तभी इसे एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। पेटकॉफ और सर्जियस मिलके उन्हें याद आता है कि उन्हें एक स्विस सोल्जर मिला था, उसने उन्हें मूर्ख बना दिया, उनके साथ व्यापार कर दिया, और कहता है जो स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे वो छुड़ा लिए और ऐसे हॉर्सेस दे गया हमें जो वॉर्न आउट, बेकार थे एकदम, गुड फॉर नथिंग। ये मैंने एग्जैक्ट लाइंस कोट की हैं वहाँ से, प्ले से। कहता है एक स्विस सोल्जर था, उसने हमें मूर्ख बना दिया। 50 हेल्दी मैन ले लिए हमसे बदले में, और हमें 200 ओल्ड यूजलेस हॉर्सेस दे दिए। किसी यूज के नहीं थे वो हॉर्सेस। वो हॉर्सेस इतने बैड थे कि दे कुडंट बी ईटन। उनको मीट के रूप में, नॉन वेज के रूप में भी यूज नहीं किया जा सकता था, इतने खराब थे वो। कैथरीन और एना को रियलाइज होने लगता है कि सोल्जर जो इन्हें मिला, स्विस सोल्जर जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, ब्लंटसली था। सेम मैन था स्टोरी में जिसकी बात ये कर रहे हैं। जब सर्जियस और रैना अकेले होते हैं तो आपस में बातें करते हैं प्यार की। रैना बताती है कि वो उसे वर्शिप करती है, आइडल के रूप में वर्शिप करती है। जब रैना चली जाती है ऊपर तैयार होने के लिए, तो वो सर्जियस लूका के साथ फ्लर्ट करता है। ये दिखाता है कि जो रोमांटिक नोशंस हैं वो ट्रू नहीं हैं, इनकन्सिस्टेंस हैं, झूठी हैं, फॉल्स हैं। और रैना जब स्टेयर्स में ऊपर जा रही होती तो एक बार पलट के लुक देती है उसकी तरफ। वो सोचती है कि कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन सर्जियस एंड लूका। इसी में अब सीन थोड़ा सा चेंज होता है। सर्जियस लूका के साथ फ्लर्ट करता है। वहीं सर्जियस लूका को बताता है फ्लर्ट करते हुए, बोस करते हुए, कि मैं बहुत बहादुर था युद्ध के मैदान में। लूका कहती तुम्हें पता है रैना हैज़ स्टार्टेड लविंग अनदर मैन। रैना किसी और को प्यार करती है, लेकिन तुम्हें बताएगी नहीं उसका नाम। और ध्यान रखो अगर वो व्यक्ति दोबारा इस घर में आ गया तो शी विल नॉट मैरी यू, ऐसा भी बताती है। सर्जियस लूका को जोर से पकड़ लेता है, उसके हाथ में चोट लगने लगती है, बाद में सॉरी बोलता है। रैना वापस आ जाती है, सर्जियस से मजाक के अंदाज में कहती क्या फ्लर्ट कर रहे थे? सर्जियस थोड़ा हड़बड़ा जाता है। सर्जियस चला जाता है वहाँ से, कहता जा रहे हैं पेटकॉफ की मदद करेंगे, जो हमारी रेजिमेंट्स हैं उनको वापस जाना है, और उनके वापस जाने की जो रास्ते हैं उनको अच्छे से वो करना है, ताकि सही सलामत वो लोग अपने अपने प्लेस पर पहुँच जाएं, वो सारी रेजिमेंट्स। अब कैथरीन जो है उससे थोड़ी चिंता हो जाती है कि कहीं वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर रिटर्न होके ना आ जाए, और कहीं सर्जियस और पेटकॉफ पहचान ना लें कि वो ब्लंटसली व्यक्ति है, वही व्यक्ति है। ब्लंटसली जो है वापस आ जाता है। वो आया है पेटकॉफ का कोट वापस करने।
कैथरीन हालांकि पूरी कोशिश करती है कि वो सीक्रेट छुपा रहे, पेटकॉफ ना जान पाए, सर्जियस ना जान पाए कि ब्लंटसली घर पे आया है। लेकिन पेटकॉफ उसको देख लेते हैं लाइब्रेरी की विंडो से, पहचान लेते हैं, बुला लेते हैं उसे अंदर। रैना ब्लंटसली से मिलती है और उसके मुंह से तुरंत निकल जाता है, जैसी नज़र पड़ती है उसकी ब्लंटसली, ओह चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब ध्यान दिए, मेजर पेटकॉफ क्वेश्चन करने लगते हैं कि भाई ये क्या है, कौन है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। रैना छुपाने की कोशिश करती है इस बात को, मैंने एग्जैक्ट लाइंस कोट की हैं आपके प्ले से। रैना कहती है छुपाते हुए ताकि पापा ना जान पाएँ मैंने क्यों कहा चॉकलेट क्रीम सोल्जर। कहती पापा मैंने एक डिश बनाई थी आज सुबह, उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ बनाया था बहुत सुंदर सा आइस पुडिंग को, लेकिन ये स्टूपिड निकोला इसने उसके ऊपर कुछ गिरा दिया प्लेट्स वगैरह, अब वो ख़राब हो गई, वही मेरा चॉकलेट क्रीम सोल्जर था। कहती सर ब्लंटसली से, कहती ब्लंटसली तुम्हें तो नहीं लगा कि मैंने आप तुमसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा हो। आप समझ गए। एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 3 स्टार्ट होता है, निकोला लूका से बातें कर रहा है, वही जो बातें मैंने आपको बताई। ये सीन जो है पेटकॉफ की लाइब्रेरी का है। ब्लंटसली हेल्प कर रहा है पेटकॉफ की, सर्जियस की, सारी जो ट्रूप्स हैं, रेजिमेंट्स हैं, जो आर्मी है, उसे वापस भेजना है सही रास्तों से, और बीच में खाने की व्यवस्था भी करनी है सोल्जर्स की, और हॉर्सेस के लिए जो फूड चाहिए होता है उसकी भी व्यवस्था करनी है, फोरेज कहते हैं उसे। पेटकॉफ देखते हैं तभी कि उन्हें थोड़ी ठंडी लग रही है, वो अपना कोट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कोट उन्हें मिला नहीं था तो वो कैथरीन से कहते हैं मेरा कोट नहीं मिल रहा। वो कोट लेकर ब्लंटसली वापस आ गया है, तो निकोला के थ्रू वो भिजवा देती हैं कि इधर सर्जियस से पूछती है रैना, जब दोनों अकेले हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लंटसली हेल्प करता है पेटकॉफ की, जाके उन सेनाओं को वापस भेजने में खूब हेल्प करता है, और मेजर पेटकॉफ इम्प्रेस हो जाते हैं उसकी इन स्किल्स के साथ। रैना ब्लंटसली से पूछती है अकेले में, ये बताओ मैंने तुम्हारे कोट की पॉकेट में कुछ रखा था जिस रात को तुम हाइड कर रहे थे मेरे रूम में, और उस चीज़ को तुमने देखा है क्या। वो कहता है मैंने तो अपनी पॉकेट्स में हैंड डालकर ही नहीं देखा उसमें क्या है। साथ ही में रहना ये भी पूछती है, अच्छा ये बताओ तुमने वो कहानी कि तुम मेरे रूम में छुपे थे किसी और को सुनाई। ब्लंटसली कहता है ये अपने फ्रेंड को सुनाई थी। और पता है, रैना कहती वो स्टोरी बाद में सर्जियस और पेटकॉफ को पता लग गई, इनको सुना दी उस पर्सन ने। रैना को थोड़ी चिंता हो जाती है कि कहीं सर्जियस ब्लंटसली को जब पता ना लग जाए कि ये वही व्यक्ति है तो इसे चैलेंज कर दे लड़ाई के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए। ब्लंटसली से इंसिस्ट करती है कि अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना, और क्लेमिंग लाइंग इज़ नेसेसरी इन वॉर। ध्यान दीजिए, ब्लंटसली बताता है कि युद्ध में ये झूठ वूठ बोलना बहुत आम बात रहती है। रैना तभी एक बात कहती है कि नो मैन हैज़ एवर स्पोकन टू हर ऑनेस्टली बिफोर। तुम पहले व्यक्ति हो जो इतना सच बोल रहे हो मेरे सामने कि युद्ध में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, वह वैसा होता है। ब्लंटसली उसको रेस्पेक्ट करता है बहुत ज़्यादा और उसकी बातों को सीरियसली लेता है। रैना बताती है कि मैंने तुम्हारी कोट की पॉकेट में एक पिक्चर रखी थी। ब्लंटसली कहता है मैंने नहीं निकाली, उसे मिली ही नहीं वो, तो इसका मतलब वो कोट में अभी भी है। रैना जाती है जल्दी से वहाँ पर और पापा के कोट में से उसको निकालती है और उसको टेबल पर फेंक देती है। वहाँ पर उसको जो कैथरीन वगैरह और वो सब लोग रहते हैं उसको ढक देते हैं तुरंत ही, ताकि पापा को ना पता लगे। उसके फादर जो रहते हैं उस कोट को जब वेयर करते हैं तो शोल्डर्स वगैरह उन्हें थोड़े से उनकी फिटिंग अच्छी नहीं लगती, तो कंप्लेन भी करते हैं, लगता है किसी और ने पहना है इसे। तो वो कहती है कुछ नहीं, ये वैसा ही है, सेम है, ऐसे ऐसे करके बात को टाल देते हैं। तभी क्या रहता है कि लूका एक टेलीग्राम लेकर आता है, और उस टेलीग्राम ब्लंटसली के फादर की तरफ से आया है। उसमें लिखा है ब्लंटसली के फादर की डेथ हो गई है और अब ब्लंटसली को तुरंत लीव करना है यहाँ से, ताकि मैनेज कर सके जो पैसा उसे मिलेगा विरासत के रूप में, होटल्स वगैरह हैं उसके पास, उनको मैनेज कर सके जाके। निकोला देखता है तभी लूका के हाथ में चोट लग चुकी है, जो सर्जियस ने कस के पकड़ लिया था, लेकिन पूछता नहीं है। वो सर्जियस की तारीफ़ करता है और ब्लंटसली की कि इन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। निकोला बताता है लूका को कि उसकी एम्बिशन है निकोला बताता है लूका को कि लूका की एम्बिशन है कि उसकी शादी किसी नोबल इंसान से हो जाए, किसी अमीर आदमी से, सबसे हो जाए।
हालांकि उसे उस समय पता नहीं होता है कि वो पहले ही सर्जियस के साथ फ्लर्ट करने लगी है। सर्जियस को पता लग जाता है कि रैना ब्लंटसली को प्यार करती है और यही वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, उसे सब पता लग जाता है। सर्जियस जाता है तुरंत एंग्री होकर ब्लंटसली के पास और चैलेंज करता है ड्यूअल फाइट के लिए, तलवार लेके आ जाओ और युद्ध करेंगे दोनों। ब्लंटसली बहुत काम रहता है और कहता है पता है लड़ाई से बड़े नुकसान होते हैं, कई सारे सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है ऐसी ही फाइट में। अब ध्यान दीजिएगा, बात तो सर्जियस बाद में मना कर देता है, कहता है ओके आई विल नॉट फाइट विद यू। ब्लंटसली खुश हो जाता है। तो सर्जियस कहता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले कहा तुमसे वॉर करने लड़ने के लिए, आपस में ड्यूअल के लिए, अब मैं मना कर रहा हूँ। तो ब्लंटसली कहता है नहीं, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुमने युद्ध कहा था मुझसे लड़ने के लिए, दैट टाइम ऑल्सो आई डिडंट आस्क फॉर द रीजन, मैंने तुमसे कारण नहीं पूछा था। और अब जब तुम क्राई ऑफ कर रहे हो कि हम नहीं लड़ेंगे, अगेन आई डोंट वांट टू नो द रीज़न। आई एम अ प्रोफेशनल सोल्जर, मैं तभी लड़ता हूँ जब लड़ना ज़रूरी हो जाता है, मैं पैसे के लिए लड़ता हूँ। जब बहुत अनअवॉइडेबल रीजन्स होते हैं तभी मैं लड़ता हूँ। आई फाइट व्हेन आई हैव टू, जब मजबूर होता हूँ, जब कोई और रास्ता नहीं होता है तभी लड़ता हूँ। और बहुत खुश हो जाता हूँ जब मैं युद्ध से बच जाता हूँ। यू आर ओनली एन अमेटियर, और तुम तो शौकिया लड़ाई करना चाहते हो, तुम्हारे लिए तो लड़ाई सिर्फ एक मनोरंजन है, रोमांटिक इमोशंस रखते हो। तभी रैना एडमिट स्वीकार कर लेती है कि वो ब्लंटसली को प्यार करती है और वो पहले वाली सारी बातें बता देती है कि मैंने इसको बचाने के लिए जो झूठ बोले थे सारे। ब्लंटसली भी एक्सप्लेन करता है कि वो भी रैना से थोड़ा प्यार करता है, लेकिन उसे डर इस बात का था, उसे लगता था वो केवल 17 ईयर्स की स्कूल गोइंग गर्ल है। ब्लंटसली की एक लाइन है कि मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं एक लड़की के साथ प्यार करूँगा, और वो भी तब जब वो 17 ईयर्स की स्कूल गोइंग गर्ल है, जबकि मैं 34 ईयर्स का हूँ। मुझे कभी नहीं लगता था, आई डोंट सपोज, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था। तो रैना उसका जवाब देती है और कहती है कि सी इज़ 23 ईयर्स। और तुम्हें डिफरेंस जाना चाहिए 23 ईयर्स की वूमन में और 17 ईयर्स की स्कूल गोइंग गर्ल में। जब ब्लंटसली को पता लग जाता है, देन ही प्रपोजेस हर इमीडिएटली। सर्जियस पब्लिकली प्रपोज करता है लूका को कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और लूका एक्सेप्ट कर लेती है। निकोला अपने को अलग कर लेता है। पेटकॉफ और कैथरीन, जब पता लगता है उन्हें कि ब्लंटसली बहुत अमीर है, उसके होटल्स हैं बहुत, और रैना को बहुत अच्छी लाइफ देगा, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी, कहते हैं ओके हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लंटसली कहता है अभी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमें विरासत के बहुत सारे कागज़ रेडी करने, सब देखना है क्या है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस लौट के आऊँगा, तब रैना से मैरिज करूँगा। सर्जियस के लास्ट वर्ड्स रहते हैं इस प्ले के, वॉट अ मैन, इज़ ही अ मैन। इसका मतलब है वॉट अ मैन, ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ही इज़ रियली अ प्रैक्टिकल पर्सन। ये कहता है सर्जियस ब्लंटसली की तारीफ में। ये थीम्स हैं इस प्ले की, अगर हम कहें फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, युद्ध व्यर्थ है, ये प्ले दिखाता है कि हीरोइक नोशंस रखना और ये सब रखना, ये सब मीनिंगलेस रहता है। द प्ले शोज दैट वॉर इज ऑफन मीनिंगलेस एंड बेस्ड ऑन लक, नॉट हीरोइज्म। रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म, रैना आइडियलाइज करती है हीरोइज्म को कि मेरा वुड भी ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ये सब नोशंस जो है चैलेंज बाय ब्लंटसली सब बता देता है, कहता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट युद्ध का बहुत डिफरेंट होता है, वहाँ जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हीरोइक नोशंस रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सोशल क्लास की बात करें हम और एम्बिशन की बात करें, लूका एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती है और रैना सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। लूका चाहती है अपने सोशल स्टेटस से ऊपर उठे, ये दिखाता है उसकी एम्बिशन को और उसकी हायरार्की को कि कैसे वो अपने स्टेटस से दूसरे स्टेटस में शिफ्ट होना चाहती है। हाइपोक्रेसी की बात करें, ह्यूमन नेचर, करेक्टर्स जैसे सर्जियस है वो हाइपोक्रेट है, पाखंडी है, एक तरफ रैना से प्यार करता है, दूसरी तरफ लूका के साथ फ्लर्ट करता है। उसके जो हीरोइज्म को लेकर जो आइडियाज़ हैं वो वास्तव में मूर्खतापूर्ण हैं, एंड ही इज़ ए कॉवर्ड। प्रैक्टिकलिटी की बात करें और सेंटीमेंट की बात करें, एक तरफ प्रैक्टिकल है जो ब्लंटसली है, सेंटीमेंटल अप्रोच है तो सर्जियस की है, रैना की है। रैना जो है वो सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, फैंटेसी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि प्रैक्टिकल अप्रोच को ब्लंटसली रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस प्ले के। ये प्ले दिखाता है कि हीरो जो हैं हमेशा आर ऑफन नॉट व्हाट दे सीम, जैसे वो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। जब छोटे थे हम तो मुझे याद है मूवीज़ में जो हीरो वगैरह हुआ करते थे उनको हम वास्तव में हीरो कंसीडर किया करते थे कि ये वास्तव में बहुत बहादुर होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, ये वो, लेकिन
बाद में पता लगा बड़े हो गए कि ये सब जो दिखाया जाता है थिएटर में, दैट्स नॉट द रियलिटी। ब्लंटसली का जो कैरेक्टर है वो कंट्रास्ट के रूप में रखा गया है आइडियलिज्म के, जो सर्जियस का है, प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाने के लिए। रैना एक सिंपल गर्ल से एक वूमन बन जाती है जो धीरे धीरे रियलिटी समझने लगती है और बाद में जो डिसीजन लेती है वो बहुत वाइज डिसीजन रहता है उसका। सर्जियस ने एक बेन सोल्जर के रूप में दिखाया गया है जो लूका के साथ अपना मैच करता है लास्ट में। ह्यूमर इसमें यूज़ किया गया है इस प्ले में क्रिटिसाइज करने के लिए सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को। जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर यूज़ करती है ब्लंटसली के लिए रैना, ये सिंबलाइज करता है प्रैक्टिकलिटी, ऑनेस्टी और बिना दिखावे वाला साहस। शॉ ने बीटी डायलॉग्स यूज़ किए हैं, ऑडियंस समझ सके, सोच सके बातों को, और लव और वॉर के बारे में क्रिटिसाइज करते हुए ह्यूमरस रिमार्क्स भी किए हैं ताकि ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी के रूप में लोगों को और गुदगुदा सके। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ लास्ट में ताकि मुझे पता लगे इसे आपने कितना तैयार किया है। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है? ऑप्शन सारे हैं ऑस्कर वाइल्ड, जी.बी. शॉ, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. एलियट। जी.बी. शॉ ने लिखा है, ये आयरिश प्ले राइट थे और इन्होंने कॉमेडी लिखी है सटायर के रूप में, वॉर और रोमांटिक आइडियाज़ को के ऊपर सटायर के रूप में। कौन सा जॉनर है आर्म्स एंड द मैन का? ये कॉमेडी है। आर्म्स एंड द मैन एक कॉमेडी है जो एक्सपोज करती है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर और ह्यूमन हाइपोक्रेसी को लेकर। इसकी थीम है लव एंड वॉर, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्म्स एंड द मैन सबसे पहली बार स्टेज पर कब प्रोड्यूस किया गया था? 17 सितंबर 1894 था शायद, नहीं 21 अप्रैल 1894 था। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 21 अप्रैल 1894 को हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है डेट ऑफ बर्थ। और एवेन्यू थिएटर में ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था, लंदन में, एवेन्यू थिएटर लंदन में। इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? आर्म्स एंड द मैन का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? एलियट से, एनियट से, हेनरी फाइव से, इन्फेर्नो से? आंसर है एनियट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइटल जो है इस लाइन से आता है जिसका मतलब होता है ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। किस वॉर के दौरान ये प्ले सेट है, उस वॉर का नाम बताना है। और हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं, सर्बो बल्गेरियन वॉर है जो 1885 में हुआ था। यह है सर्बो बल्गेरियन वॉर 1885। यही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है इस वॉर के, जिसके ऊपर सटायर के रूप में ये प्ले लिखा गया है। इस प्ले की हीरोइन कौन है? कैथरीन, लूका, रैना, लेडी मैकबेथ। सो ऑब्वियसली यू नो द आंसर, दैट इज़ रैना पेटकॉफ, जो कि यंग बल्गेरियन वूमन रहती है 23 ईयर्स की। सर्जियस से एंगेजमेंट होती, बाद में ब्लंटसली से मैरिज होती है। रैना किससे इंगेज रहती है जब ये प्ले स्टार्ट होता है? आंसर यू नो, सर्जियस सेरेनॉफ। उसी को वो आइडल करती है, पूजा करती है, वॉर हीरो के रूप में मानती है। उसके बाद में पता लगता है कि उसके आइडियाज़ जो हैं वेन ऑफ फूलिश हैं। कैप्टन ब्लंटसली कौन रहता है? रशियन ऑफिसर रहता है, स्विस मर्सिनरी रहता है सर्बियन आर्मी में। वो रशियन ऑफिसर नहीं रहता है, वो सर्बियन आर्मी में रहता है और स्विस का पर्सन रहता है, बॉर्न इन स्विट्जरलैंड। ये दिया हुआ है। वही रैना के रूम में आता है और उसी को रैना चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है। ब्लंटसली को रैना चॉकलेट क्रीम सोल्जर क्यों कहती है? क्योंकि वो चॉकलेट्स ले जाता है गोला बारूद की जगह अपने पाउचेस में भर के। रैना कैसे हेल्प करती है ब्लंटसली को? अपने घर में छुपाती है उससे, हाइड्स हिम फ्रॉम ट्रूप्स, अपने सोल्जर से उसको छुपा लेती है। जब युद्ध समाप्त होता है तो क्या होता है? क्या होता है इन चार में देखना पड़ेगा। रैना सर्जियस से शादी कर लेती है, तुरंत सर्जियस वापस आता है, मेजर पेटकॉफ भी वापस आते हैं और रैना को सर्जियस के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में पता लग जाता है लूका के साथ फ्लर्ट करते हुए। यस, बी ऑप्शन इनमें करेक्ट लग रहा है। लूका कौन है? रैना की मदर है, पेटकॉफ फैमिली की फीमेल सर्वेंट है, सर्जियस की सिस्टर है। लूका पेटकॉफ फैमिली की फीमेल सर्वेंट है, उसकी डिज़ायर है अपने सोशल स्टेटस को ऊंचा करना। मेजर पेटकॉफ कौन है? रैना के फादर हैं और हेड ऑफ द फैमिली हैं। कैथरीन पेटकॉफ कौन है? रैना की मदर है।
वो रैना की मदर हैं, 40 ईयर्स प्लस की हैं, मेजर पेटकॉफ की वाइफ हैं, और उनकी एक इच्छा रहती है रैना की शादी हो जाए किसी वेल्दी मैन से। सर्जियस का मेन कैरेक्टर फ्लॉ क्या रहता है, कौन सी कमजोरी रहती है भाई? वैनिटी, झूठा घमंड, लैक ऑफ ट्रू मिलिट्री स्किल्स, ये सब कमियां रहती हैं उसकी। हाउ डज द प्ले डिपिक्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर? फ्यूटिलिटी, युद्ध निरर्थक होता है, ये कैसे दिखाया है? ब्लंटसली के प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू, एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ बैटल के थ्रू। रिलेशनशिप रैना के बीच में, ब्लंटसली के बीच में कैसे डेवलप होती है? मिलिट्री स्ट्रेटजी के रूप में, फैमिली प्रेशर के रूप में, राइवलरी के रूप में। वो रेस्पेक्ट करता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहता है, और ऑनेस्टी रहती है, सच बोलते हैं एक दूसरे से। सर्जियस दिखावा करता है। सर्जियस कैसे चैलेंज करता है ब्लंटसली को ड्यूएल के लिए? क्यों करता है चैलेंज? मिलिट्री स्किल सुधारना चाहता है, उसे सस्पेक्ट हो जाता है कि रैना ब्लंटसली से प्यार करती है, इसीलिए जेलसी फील करने लगता है, इसीलिए जाके चैलेंज कर देता है। ये प्ले कैसे एंड होता है लास्ट में? रैना एंड ब्लंटसली आर एंगेज, सर्जियस मैरीज लूका। यस। निकोला का क्या रोल रहता है इस प्ले में? मेजर पेटकॉफ का फ्रेंड है, हेड मेल सर्वेंट है, सर्बियन ऑफिसर है, वो हेड मेल सर्वेंट है घर का, और मेजर पेटकॉफ का पर्सनल सर्वेंट है। कौन सा कैरेक्टर जो है एम्बिशियस रहता है और सोशल क्लास की हमेशा मजाक बनाता रहता है, बहुत एम्बिशियस रहता है, और लूका रहती है, इसलिए वो सर्जियस से शादी करती है अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। निकोला की हमेशा बुराई करती रहती है, कहती है यू हैव गॉट द सोल ऑफ अ सर्वेंट। ब्लंटसली कैसे रेस्पॉन्ड करता है रैना के रोमांटिक आइडियल्स के लिए? अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू, अपने प्रैक्टिकल ह्यूमर से और जेंटल मॉकरी से उसके आइडियाज़ को शैटर करता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोग्राफ? फोटोग्राफ का क्या रोल है जो कोट की पॉकेट में रैना रख देती है? ये रैना का अफेक्शन दिखाता है ब्लंटसली के लिए। कौन सा करेक्टर है जो डेमोन्स्ट्रेट बताता है स्विस प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी के? स्विस जो हैं वो कितना प्रिसाइज तरीके से, अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंट तरीके से हैं? किसका? ब्लंटसली का करेक्टर यही एग्जाम्पल देता है स्विस प्रिसीजन के बारे में और उनकी एफिशिएंसी के बारे में। मेजर पेट का बहुत तारीफ करते हैं उसकी, जब वो बता देता है कि आर्मीज़ को कैसे वापस भेजना है। When did फर्स्ट ब्रॉडवे प्रोडक्शन, पहला ब्रॉडवे प्रोडक्शन कब हुआ था? आर्म्स एंड द मैन का भी जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी ऊपर, सितंबर बताया था, 21 अप्रैल। ये गड़बड़ है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, प्लीज़ डू चेक, जस्ट अ मिनट। इसका फर्स्ट प्रोडक्शन कब हुआ था इस प्ले का, ये देखना है मुझे। फर्स्ट परफॉर्मेंस इस प्ले की ब्रॉडवे 17 सितंबर 1894, दैट्स करेक्ट। तो 17 सितंबर को ही हुआ था इसका फर्स्ट प्रोडक्शन ब्रॉडवे में, ठीक है। ब्रॉडवे में इसका प्रोडक्शन जो हुआ था वो 17 सितंबर को हुआ था 1894 को, और जो पहले था अप्रैल वाला डेट दिया होता वो उसका प्लेस डिफरेंट था, 21 अप्रैल वाला उसका प्लेस डिफरेंट था, वो पार्क एवेन्यू करके कुछ था उसका। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्ले। होपफुली आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी, और हमने एक लंबा डिस्कशन किया, आपने बहुत सारा टाइम दिया। थैंक यू सो मच।